स्टार्ट हो। देखो, जीएसटी एक्ट क्या चीज़ के बारे में बात करते हैं। इंडिया में पहले क्या होता था, जब 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है, उसके पहले क्या होता था। आप अगर कुछ भी प्रोडक्शन करते थे तो आप क्या देते थे, कोई आइडिया? जब आप प्रोडक्शन करते थे क्या देते थे? आप देते थे एक्साइज ड्यूटी। प्रोडक्शन पे जैसे ही फैक्ट्री से माल निकलता था आपको देना पड़ता था एक्साइज ड्यूटी। अगर आप विद इन द स्टेट सेल करते थे, जिसको क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट अगर आप सेल करते थे तो आपको लगता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। और अगर आप आउटसाइड द स्टेट सेल करते थे, यानी इंटर स्टेट, दूसरा स्टेट में सेल करते थे, आउटसाइड स्टेट, तो आपको लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। इंडिया के बाहर बेचने से, आउटसाइड इंडिया सेल करने से कस्टम ड्यूटी, जो अभी वैसा ही है, ये कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये लगता था कस्टम ड्यूटी। और अगर सर्विस बेचते थे तो लगता था सर्विस टैक्स। सर्विस बेचने पे लगता था सर्विस टैक्स। तो कितना रकम का टैक्स हो गया। देखो, अगर हम एक आइटम बना रहे हैं इंडिया में तो उस पर पहले एक्साइज ड्यूटी दे रहे हैं। थोड़ा माल अगर हम विद इन द स्टेट बेच रहे हैं तो वैट लग जा रहा है। थोड़ा माल हम दूसरा स्टेट में बेच रहे हैं तो सेल टैक्स लग जा रहा है। अगर थोड़ा माल हम इंडिया के बाहर बेच रहे हैं तो कस्टम लग जा रहा है। और अगर साथ साथ में हम थोड़ा बहुत सर्विस भी दे रहे हैं तो उस पर लग जा रहा है सर्विस टैक्स। तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था चीज़। एक तो ये प्रॉब्लम था। तीन मोटा मोटा प्रॉब्लम था। एक, कंप्लायंस इतना सारा। नंबर दो, प्रॉब्लम ये था कि जैसे वैट का इनपुट सेल टैक्स के आउटपुट से एडजस्ट नहीं होगा, या सेल टैक्स का इनपुट वैट के इनपुट से एडजस्ट, वैट के आउटपुट से एडजस्ट नहीं होगा। वैट का वैट से ही एडजस्ट होगा और सेल टैक्स का सेल टैक्स से ही एडजस्टमेंट होगा आपस में, इनपुट आउटपुट का। ये इनपुट आउटपुट का कंसेप्ट क्लियर है? क्योंकि आगे आएगा डिटेल में, बट बेसिक आइडिया है। हेलो? हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो ये भी हाँ एक सर। पंगा था, ये भी एक पंगा था। फिर वैट का सर्विस टैक्स से एडजस्टमेंट नहीं था, सेल टैक्स का सर्विस टैक्स से एडजस्टमेंट नहीं था। तो ये बहुत पेचीदा हो गया था। दूसरा प्रॉब्लम ये। तीसरा प्रॉब्लम ये कि हर स्टेट का वैट का रेट अलग अलग। अब बंगाल में वही प्रोडक्ट पे 5% वैट लग रहा है तो महाराष्ट्र में वही प्रोडक्ट पे 8% लग रहा है। राजस्थान में वही प्रोडक्ट पे 12% वैट लग रहा है तो हरियाणा में वही प्रोडक्ट पे 5% वैट लग रहा है। तो ये भी एक पंगा हो रहा था, सब स्टेट का रेट अलग अलग। तो ये कुछ कुछ मेन इश्यूज थे। कंप्लायंस, इतना सारा लॉ मेंटेन करना। नंबर दो, आपस में एडजस्टमेंट का स्कोप नहीं। और नंबर तीन, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट। व्यापारी इससे बहुत परेशान। तो गवर्नमेंट एक सिंगल एक्ट लेके आया पूरे इंडिया के लिए। वन नेशन वन एक्ट हो गया, जीएसटी। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट किस पे लगेगा? गुड्स एंड सर्विस बोर्ड पे, इसीलिए इसका नाम ही है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये यूनिफाइड हो गया। वन नेशन वन टैक्स का मतलब, अब वेस्ट बंगाल में जिस प्रोडक्ट पे 5% जीएसटी है तो हरियाणा में भी 5 ही है, राजस्थान में भी 5 ही है, गुजरात में भी 5 ही है, महाराष्ट्र में भी 5 ही है, सब में 5% ही है। तो ये बढ़िया बात हो गया। प्लस आपका एक डिपार्टमेंट हो गया, आपको वैट के लिए अलग डिपार्टमेंट नहीं जाना, सर्विस टैक्स के लिए अलग नहीं, सेल टैक्स के लिए अलग नहीं। तो ये भी एक बढ़िया बात हो गया। जीएसटी का एक काउंसिल बनाया गया मिनिस्टर लोगों का। जीएसटी का काउंसिल क्या बात किया? ये पहला बात तो ये प्रेसिडेंट से पास हुआ, इंडिया के प्रेसिडेंट इसको पास किए। जीएसटी का काउंसिल में कौन बैठेगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर उसका चेयरपर्सन होगा। और सारे स्टेट के लोग, सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के फाइनेंस मिनिस्टर्स उसके मेंबर्स होंगे। और जिनको डोमिनेट किया जाएगा अलग से, वो लोग मिनिस्टर इंचार्ज, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्टर इंचार्ज भी होगा। यूनियन का भी स्टेट मिनिस्टर होता है, आपको पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फाइनेंस मिनिस्टर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ नेता है जो हर स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और फिर स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर तो है ही। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हो गया चेयरमैन। वो यूनियन में सेंट्रल का मिनिस्टर जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हो गया मेंबर। और हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर भी हो गए मेंबर। तो ये लोग का काउंसिल हो गया।
ये काउंसिल का क्या काम है? टैक्स का रेट वगैरह डिसाइड करना, रिकमेंडेशन देना, रेट को चेंजेस करना, कुछ प्रोडक्ट को एग्जम्प्टेड करना, कितना कौन से स्टेट में कितने पे रजिस्ट्रेशन होगा वो सब का रूल फिक्स करना, कब जीएसटी लगेगा कब नहीं लगेगा ये सेट करना, कितना टर्नओवर का लिमिट होगा ये सब सेट करना, दो स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट आ जाए या सेंट्रल स्टेट के बीच में डिस्प्यूट आ जाए उसको सेटल करना, ये सब काम इस काउंसिल का होगा। इस काउंसिल का कोरम क्या होगा? कोरम मतलब जानते ही हो, कितने लोग प्रेजेंट होंगे तो मीटिंग वैलिड होगा, मिनिमम 50%। तो टोटल कितना स्टेट है इंडिया में? 29। कितने यूटी है? लगभग 7 अप्रॉक्सीमेटली, हमको याद नहीं है, और प्लस एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, तो कुल मिला के लगभग 35-37 मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हो गए। उनका 50% प्रेजेंट होगा, जितने भी टोटल हैं उनका 50% प्रेजेंट होगा तो ही मीटिंग वैलिड होगा, वरना नहीं। और मीटिंग में वोट कैसे होगा? कोई भी डिसीजन मेजोरिटी से पास होगा, कोई भी डिसीजन मेजोरिटी से पास होगा। और मेजोरिटी किसका कितना वोटिंग पावर होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होगा 1/3 और बाकी सारे स्टेट का मिला के पावर होगा 3/4। बात क्लियर है? 2/3, सॉरी 2/3। हाँ सर। तो ये आपका काउंसिल का बात है, थ्योरेटिकली पूछता है, हम आपको बता दिया थ्योरी में क्या क्या पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये काउंसिल का क्या काम है वो बता दिया हम, यहाँ पे और ज़्यादा बात नहीं है। अच्छा, जीएसटी के दायरे में कौन सा गुड्स नहीं है अभी के लिए? एनी आइडिया किस गुड्स पे जीएसटी सर नहीं लगता? अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन पेट्रोलियम। कंजम्पशन, अल्कोहल फॉर हाँ ह्यूमन कंजम्पशन। हाँ। देखो दारू दो जगह काम लगता है, मेडिसिन बनाने में भी, केमिकल्स बनाने में भी, और ह्यूमन कंजम्पशन में भी। लोग पीते भी हैं, तो जो लोग पीने वाला दारू है ना, ह्यूमन कंजम्पशन वाला, उस पर अभी भी वैट और सेल टैक्स है, वैट और एक्साइज है, सॉरी, अभी भी उस पर वैट और एक्साइज है, तो वहाँ पर जीएसटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं है, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है। बात क्लियर है? हाँ सर। क्या इनको जीएसटी में लाया जा सकता है गवर्नमेंट चाहे तो? गवर्नमेंट सारे हाँ सर मिनिस्टर्स चाहे तो बिल्कुल। हाँ ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अल्कोहल को नहीं ला पाओगे। सर ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि ना ये लोग जब जीएसटी का जब रूल बनाया ना, तो बहुत सारे स्टेट को ये प्रॉब्लम था कि दारू पे और पेट्रोल पे अच्छा खासा डीजल आता, गवर्नमेंट को अलग अलग स्टेट को रेवेन्यू आता है, दारू पेट्रोल ये सब पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और दारू पे। तो ये लोग का आर्गूमेंट ये था, नहीं हम लोग इसको जीएसटी में नहीं लाने देंगे, क्योंकि ये हमारा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ये चला जाएगा तो फिर और कोई रेवेन्यू का सोर्स बचेगा नहीं स्टेट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट बोला देखो पेट्रोल पे हम नहीं दे सकते ये गारंटी, लेकिन दारू को ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिख दिया, जब जीएसटी एक्ट लिखा गया ना वहीं लिख दिया कि अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगेगा, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे। कहाँ लिख दिया ये बात? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट इतना आसान नहीं है ना, मतलब जीएसटी का डेफिनेशन कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और वहां ये बात लिख दिया कि अल्कोहल पे जीएसटी नहीं होगा। जीएसटी विल बी इंप्लीमेंटेड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वहां ये डेफिनेशन में लिख दिया। तो जब एक्सेप्ट लिख दिया मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो अब सर कभी लग भी नहीं सकता। एक ही सेंस में लग सकता है, सारे स्टेट और सेंट्रल एक साथ तैयार हो और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करे, अदरवाइज ऐसे नहीं लग पाएगा। पेट्रोल पे हाँ लगा सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, वो जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है कि पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी इन पे जीएसटी नहीं लगेगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी इन पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? जीएसटी एक्ट में। इसको अमेंडमेंट करना आसान है, हाँ, लेकिन अल्कोहल पे नहीं लगेगा, कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। उसको अमेंडमेंट करना आसान नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ एक काम की बातें थी जो आप लोग को कभी जीएसटी का शॉर्ट नोट आ जाए तो लिखने में मिलेगा, ठीक बात। हाँ सर। यहाँ पे और ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक बात नहीं है। ये सब में और ज़्यादा कोई कहानी नहीं है।
हाँ, गवर्नमेंट एक जीएसटी का नेटवर्क बनाया थ्योरेटिकली, ये भी थोड़ा सा काम का बात है। अच्छा, इंडिया में कितना रकम का जीएसटी है ये आपको पता है कि ये ऊपर हम पढ़ाएं बैठ के? विद इन द स्टेट पता माल है बिके तो विद इन द स्टेट माल बिके तो कौन कौन सा जीएसटी लगेगा? CGST एंड SGST, अगर आउटसाइड द स्टेट माल बिके तो IGST, वेरी गुड। और अगर यूनियन टेरिटरी टू यूनियन मतलब विद इन द यूनियन टेरिटरी माल बिके तो उसमें होगा UTGST एंड CGST। हाँ स्टेट हट के यूटी आ जाएगा। हाँ एक यूटी से दूसरा यूटी बिके तो दमन एंड दीव एक यूनियन टेरिटरी है, अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है, IGST लगेगा। हाँ आईजीएसटी लगेगा। तो ये मत बोल देना यूटी टू यूटी भी यूजीएसटी और सीजीएसटी लगता है, नहीं, विद इन द यूटी। एक दमन एंड दीव टू दमन एंड दीव माल बिक रहा है, अंडमान निकोबार टू अंडमान निकोबारी माल बिक रहा है, देन तो सीजीएसटी और यूटी जीएसटी है। लेकिन एक यूटी से दूसरा यूटी में माल जाएगा तो आईजीएसटी है। ये बात चंद्रलेखा आपको क्लियर है? हाँ सर, क्लियर। क्योंकि बेटा आप बीकॉम लेवल पे भी जीएसटी नहीं पढ़े हो, अंकिता थोड़ा पढ़ के रखिए तो उसको थोड़ा क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट बेटर होगा। तो आपको जो मेरे नहीं तो समझ में आए, लगे कि सर आप स्पीड जा रहे हैं, थोड़ा रोक देना। ठीक है। ये आपका ड्यूटी होगा, हमको कहाँ रुकना है या कहाँ और स्लो हाँ जाए। सर। अच्छा सर, जीएसटीएन का एक नेटवर्क बनाया गया, माने RSR ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया, क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन होता है। फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, पेमेंट, बिल जमा करना, जीएसटी के लिए अप्लाई करना, सब कुछ भी फिजिकल नहीं है। तो एक आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। इसके लिए एक नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंपनी क्रिएट किया गया, मतलब जीएसटीएन नेटवर्क खुद में एक कंपनी है, हाँ, जिसका काम है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना जीएसटी के लिए। वेबसाइट का नाम है www.gst.gov.in। गवर्नमेंट का हर वेबसाइट में लास्ट में gov.in होता है। ये जीएसटीएन नेटवर्क पूरा आईटी सप्लाई, आईटी सर्विस देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा सर्विस देता है आपको। इनका काम है लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए जगह देना, रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन देना, जीएसटी का आईजीएसटी का पेमेंट, इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट करने में हेल्प करना, आपको अलग अलग बैंक से कनेक्ट करना। आप लिंक पे क्लिक करो, आप डायरेक्ट बैंक में चले जाओगे अपने पेमेंट के। गवर्नमेंट को हर ईयर एंड में, मंथ एंड में रिपोर्ट बना के देना, टैक्स पेयर का पूरा डिटेल मेंटेन करना, आपका मैचिंग करवाना क्लेम का, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक मैच कराएगा। और जीएसटीएन आपको 15 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड देगा, 15 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर, जिसमें बीच का 10 डिजिट आपका पैन नंबर होगा। ठीक है ये बात? हाँ सर। हाँ सर। क्या गवर्नमेंट कंपनी को भी इसमें रजिस्टर होना पड़ेगा? बिल्कुल। तो ये काउंसिल बनाया गया, ये देखो ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये जीएसटीएन नेटवर्क एक कंपनी की तरह बनाया गया, जिसका पेड अप कैपिटल, ये नहीं याद करना है इसका पेड अप कैपिटल कितना है, हिंट, बस ये समझ लो कि 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जीएसटीएन नेटवर्क बोल के। ये कंपनी ये सारा काम देखता है। क्या काम देखता है वो आपको हम बता दिया, उतना कुछ जानने का दरकार नहीं है। ये भी एक फालतू टाइम पास आंसर है। दुनिया में जीएसटी का, इंडिया में जीएसटी का जरूरत क्यों आया, आपको हम पहले ही ज्ञान दे दिए। बड़ा 3 रीज़न क्या था। एक तो व्यापारी को इतना सारा लॉ को कंप्लायंस करो, इतना सारा डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट जमा करो हर टाइम, वो झमेला था। सर्विस टैक्स, वैट, सेल टैक्स, इतना झमेला। दूसरा बात, हर स्टेट में रेट अलग अलग, तो वो भी एक दिक्कत। और तीसरा बात, वैट का वैट से इनपुट आउटपुट एडजस्ट हो रहा है, बट वैट का सीएसटी से नहीं, वैट का सर्विस टैक्स से नहीं, तो वो भी झमेला था कि डबल टैक्सेशन लग जा रहा था। तो ये सब रीज़न था जिसके कारण दिक्कत आ रहा था। स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट का आपस में कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, बहुत सारा फ्री फ्लो नहीं हो रहा था बिजनेस का, बिजनेस अटक जाता था इससे। इतना सारा पोर्टल रिक्वायरमेंट पे, अलग अलग स्टेट का अलग अलग वैट, अलग अलग रूल, तो कौन पड़ेगा उतना रूल। जीएसटी आने के बाद कौन कौन सा टैक्स मर्ज हो गया, कौन कौन सा टैक्स सब्ज्यूम्ड हो गया। सब्ज्यूम मतलब जीएसटी आने पे खत्म हो गया, खाली जीएसटी रह गया। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट पे सेंट्रल एक्साइज वो खत्म हो गया, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी खत्म हो गया, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स सीवीडी ये सब भी खत्म हो गया, सर्विस टैक्स खत्म हो गया, कई एक प्रोडक्ट पे सरचार्ज और सेस खत्म हो गया। सेंट्रल का ये सब टैक्स खत्म हो गया, स्टेट का वैट खत्म हो गया,
सेल टैक्स खत्म हो गया, परचेज टैक्स खत्म हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स अभी भी कुछ जगह है लेकिन बाकी जगह खत्म हो गया, लग्जरी टैक्स हट गया, स्टेट टू स्टेट एंट्री टैक्स हट गया, लॉटरी बेटिंग पे जो अलग टैक्स लगता था जी इनडायरेक्ट टैक्स वो भी हट गया, एडवर्टीजमेंट पे अलग इनडायरेक्ट टैक्स लगता था वो सर्विस टैक्स वो हट गया, और कई एक सरचार्ज और सेस हट गया। तो ये सब आइटम्स टैक्स में सब्ज्यूम्ड हो गए। कौन कौन से मर्ज नहीं हुए? सर अभी भी बेसिक कस्टम ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, सेफगार्ड ड्यूटी है, स्टेट का स्टेट एक्सरसाइज है ऑन सम प्रोडक्ट। वो सम प्रोडक्ट क्या है? पेट्रोलियम और, फिलहाल के लिए पेट्रोलियम और अल्कोहल याद रख लो, बहुत है। स्टैम्प ड्यूटी किस पे लगता है? वो जो कोई डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री या प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाते हैं तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगता है ना, वो नहीं हटा। प्रोफेशनल टैक्स अभी भी नहीं हटा, मोटर व्हीकल टैक्स अभी भी स्टेट गवर्नमेंट में वो भी नहीं हटा। तो ये सब हट गया, ये सब हो गया। क्या बेनिफिट हुआ वो ज्ञान दिया, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ गया, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हो गए, सब स्टेट के सेम प्राइस हो गए, फ्लो ऑफ क्रेडिट अब इजी हो गया, पहले इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट अलाउड नहीं था, बहुत इजीली हो गया, टैक्स स्ट्रक्चर बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, वन नेशन वन टैक्स हो गया। ये सब फालतू ज्ञान है, आ सकता है 4-5 नंबर का, बिल्कुल आ सकता है। तो जीएसटी का बेनिफिट बिजनेस को क्या हुआ? इजी कंप्लायंस हो गया, यूनिफॉर्मिटी आ गया, डबल टैक्सेशन का अवॉइडेंस, कैस्केडिंग मतलब डबल टैक्सेशन, टैक्स पे टैक्स। ये टैक्स पे टैक्स कैसे होता है? मान लो हम 1 लाख रुपया का सामान वेस्ट बंगाल से खरीदा, वेस्ट बंगाल में कौन सा टैक्स लगता था पहले? वैट। मान लो 10,000 वैट लग गया, 10% मान लो था वैट, तो 10% लग गया। अभी गुड्स का दाम कितना हो गया? 1,10,000। अब यही माल हम दूसरा स्टेट में बेचा, तो फिर 1,10,000 पे CST लग जा रहा है, मान लो वो भी 10% है तो और 11,000। तो देखा जाए तो 10,000 पे भी CST लग गया ना, ये बात समझ में आया? ये जो 10,000 वैट था इस पे भी सेल टैक्स लग गया, तो टैक्स पे टैक्स लग जा रहा है। सर ये तो गलत बात हो गया, गुड्स पे टैक्स था, टैक्स पे टैक्स कैसे आ गया? तो ये होता था पहले, लेकिन जब से GST आ गया तब से ये झमेला खत्म। कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में, मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर को गेन होने लग गया, क्योंकि टैक्स का रेट कम हो गया तो माल ज़्यादा बिकने लग गया, कुछ प्रोडक्ट सस्ते हो गए तो माल ज़्यादा बिकने लग गया। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ? सर उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो गया, बेटर कंट्रोल आ गया, अब पैसे का लीकेज चोरी बहुत कम होने लग गया, क्योंकि अलग अलग सिस्टम था तो लोग यहाँ कुछ दिखा रहे हैं, दूसरा एक्ट में कुछ और दिखा रहे हैं, वो झमेला खत्म। अब एफिशिएंसी बढ़ गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट एक हो गए, और मेक इन इंडिया को बहुत बढ़ावा मिला, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हमारा प्राइस भी अब कॉम्पिटिटिव हो गया। कंज्यूमर को क्या फ़ायदा हुआ? ट्रांसपेरेंसी आ गया। पहले दुकानदार आपको अलग अलग टैक्स के नाम पे लूट लेता था, लगे नहीं लगे वो बोलता था इस पे वैट इतना है, ये इतना है, वो उतना है, एज ए कस्टमर तुम उतना समझ नहीं पाते थे। अब तुमको पता है एक ही रेट है GST का। तुमको बहुत बड़ा एग्जांपल बताते हैं, पुराने टाइम में तुम होटल में खाना खाने जाते थे ना, तो सर्विस चार्ज नाम से भी एक पैसा ले लेता था। सर्विस टैक्स तो लेता ही था रेस्टोरेंट सर्विस के ऊपर, आपसे सर्विस चार्ज लेता था और बोलता था ये गवर्नमेंट का है, और आपको पता नहीं होता था, आप दे देते थे। लेकिन जब से GST आ गया सबको समझ में आ गया कि एक ही टैक्स है GST। अब अगर आपके ऊपर रेस्टोरेंट वाला सर्विस चार्ज लगाए ना बिल में, उसको बोल देना ये हटाओ, उसको हटाना पड़ेगा। कभी भी रेस्टोरेंट में खाने जाओ, देखो ना बिल में सर्विस चार्ज बोल के कुछ लिखा है, सर्विस टैक्स नहीं बोला हम, सर्विस चार्ज। तो वो चार्ज तुम बोल सकते हो ये हटाइए, ये लगाना अलाउड नहीं है, और उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कस्टमर का ऑप्शन भी है, वो सर्विस चार्ज देना चाहे होटल को तो दे, नहीं देना है तो मत दे। तो ये आजकल होटल वाले बदमाशी करते हैं, बट तुम उसको रोक सकते हो। तुम्हारा टैक्स बर्डन कम हो गया, क्योंकि 10 तो टैक्स के कारण गुड्स महंगा हो जाता था, तो एज ए कंज्यूमर तुमको महंगा आइटम लेना पड़ता था, अब सस्ता हो गया। ठीक है, यस। अगला आंसर एक और ज्ञानबाजी का आंसर है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ GST। सबसे पहला ही पॉइंट मेन है, GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब क्या है? देखो वैट, सेल टैक्स, ये सब क्या होता था, तुम बंगाल के व्यापारी हो, तुम बंगाल से माल बेच रहे हो, तुम वेस्ट बंगाल से माल बेच रहे हो, कहाँ? लेट से गुजरात। पुराने टाइम में क्या होता था, तुम तो वेस्ट बंगाल में रजिस्टर होगे ना, तो तुम वहीं पे अपना वो वैट, सेल टैक्स ये सब दे देते थे।
लेकिन जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब पुराने टैक्स सोर्स बेस्ड थे, जहां से माल जनरेट हो रहा है उस गवर्नमेंट की जेब में पैसा जाएगा, लेकिन जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब जिस स्टेट में माल जा रहा है उस स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी का कलेक्शन मिलेगा। तुम जमा अपने ही स्टेट में बैठ के करोगे, लेकिन गवर्नमेंट पोर्टल अपने आप उसको उस गवर्नमेंट के जेब में पहुंचा देगा जिस जगह तुम्हारा माल जा रहा है। यानी कि अब जीएसटी के केस में कौन सा गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, गुजरात गवर्नमेंट को। ठीक बात। हाँ सर। हाँ सर। तो ये हुआ जीएसटी का पहला फीचर। दूसरा वही ज्ञान दिया, वन नेशन वन टैक्स है। तीसरा बात बोला, यहाँ पे डुअल जीएसटी मॉडल है, इंट्रा स्टेट के लिए अलग, इंटर स्टेट के लिए अलग। इंट्रा स्टेट माने विद इन द स्टेट या विद इन द यूटी, तो वहाँ सी जीएसटी एस जीएसटी या सी जीएसटी और यूटी जीएसटी लगेगा। और इंटर स्टेट मतलब आउटसाइड द स्टेट, दूसरा स्टेट, यानी आई जीएसटी लगेगा। सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जीएसटी लगता है क्या, एनी आइडिया? ट्राई करना चाहते हो अपना ब्रेन लगा के? सर उसमें कस्टम्स तो लगता है। कस्टम तो लगता ही है बेटा, उसका तो कोई बहस ही नहीं है। जीएसटी लगेगा क्या? नहीं लगना चाहिए सर। इंपोर्ट पे लगेगा, एक्सपोर्ट पे नहीं। इंपोर्ट पे आई जीएसटी लगेगा, इंपोर्ट पे ऑलवेज। कल किए थे ना बेटा सम, क्या अगर तुम इंपोर्ट कर रहे हो तो बेसिक कस्टम ड्यूटी तो दे ही रहे हो, एचडब्ल्यूएस तो दे ही रहे हो, और उस प्रोडक्ट पे इंडिया में जो इंपोर्ट आई जीएसटी है वो भी लग जा रहा है। हाँ सर। इंपोर्ट पे लगेगा, इंपोर्ट पे लगेगा, लेकिन एक्सपोर्ट पे नहीं है। तो एक्सपोर्ट पे दो रास्ता है, या तो एक बॉन्ड फाइल कर दो गवर्नमेंट को कि मेरा एक्सपोर्ट पे जीएसटी देंगे ही नहीं हम, और अलग से पूरा तुम्हारा दोनों सेल है, इंडिया में भी और एक्सपोर्ट में भी, इंडिया के बाहर भी। इंडिया वाले पे तो लगेगा ना जीएसटी, इंडिया में जो तुम माल बेच रहे हो उसका रिकॉर्ड पूरा अलग रखो, एक्सपोर्ट का डिटेल पूरा अलग रखो, गवर्नमेंट को बता दो बॉन्ड फाइल करके तुम्हारा एक्सपोर्ट सेल कितना है, उस पर जीएसटी मत दो, उस पर जीएसटी ना लो ना दो। लेकिन अगर सर ये बहुत झमेला है मेरे लिए, इतना अलग अलग ट्रैकर बहुत मुश्किल है मेंटेन करना, गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं, एक्सपोर्ट ड्यूटी दे दो, एक्सपोर्ट पे जीएसटी दे दो, और बाद में रिफंड क्लेम कर लो। बात समझ में आया? हाँ सर। दोनों को क्लियर है बात? तो क्या बोलोगे, इंपोर्ट पे आईजीएसटी लगेगा, लेकिन एक्सपोर्ट पे जीरो रेटेड सप्लाई है, एक्सपोर्ट नो आईजीएसटी इज पेएबल। तो या तो बॉन्ड फाइल करके जीएसटी दो ही मत, और नहीं तो फिर सर एक तरीका और है, जीएसटी दे दे बाद में रिफंड क्लेम करवा ले। ठीक है? जीएसटी का रेट क्या क्या है सर? एक का 0.5%, ये किस पे है? रफ डायमंड, आई रिपीट रफ डायमंड पे 0.5% है। 3% किस पे है? ज्वेलरी। ये दोनों याद करना ही है बेटा, बाकी रेट किस पे नहीं याद करना है, लेकिन ये दोनों याद रहना चाहिए। 0.5 किस पे है? रफ डायमंड। सर रफ डायमंड। रफ डायमंड क्या होता है? जो खान से डायरेक्ट, कोयला का खान से जो था डायरेक्ट निकला, अनकट डायमंड। उसको अभी पॉलिश वॉलिश नहीं किया, अनकट, वेरी गुड, गुड वर्ड, अनकट, पॉलिश वॉलिश नहीं किया अभी उसको, रफ, जो कोयला का खान से डायरेक्ट निकल के भी आया है, वो जब बेचेंगे, अच्छा पॉलिश कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? ज्वेलरी। और उस पर कितना लग जाएगा? 3%। हाँ अच्छा बाकी क्या रेट है? 5, 12, 18, 28। सर 5 और 12 जनरली ना नेसेसरी गुड्स पे है, 18 जनरली कंफर्ट गुड और सर्विसेज पे है, और 28 लग्जरी गुड्स पे है। सर ये बात याद करना नहीं, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स फंडा एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि ये कई बार यही डिसाइड करना मुश्किल होता है ना बेटा, क्या नेसेसरी और क्या लग्जरी है और क्या कंफर्ट है। तो गवर्नमेंट एक आइडिया बना के लगाया, जो तुम्हारा रोज डे टू डे खाने का सामान है उस पर लगा दिया, या आटा दाल चावल जो पैकेट वाला आता है उस पर 5% लगा दिया, लेकिन तुम बिस्किट खा रहे हो तो उस पर 12% लगा दिया, और यही तुम वो पिज्जा हट में जाके पिज्जा खा रहे हो तो 18% लगा दिया। बात समझ में आया?
हाँ सर। और 28? हाँ सर। सर 28 तो लग्जरी है, किस पे लगा दिया सर? एकदम महंगा महंगा गाड़ी, टोबैको आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स, एरेटेड वाटर जिसको बोलते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स का मतलब गुड्स के सेंस में नाम है एरेटेड वाटर, मतलब जिसमें तुम समझ लो यूं करो कि सोडा मिला के कुछ फ्लेवरिंग करके बना रहा है जिसको, उन पे कितना लगा दिया था 28%। सर उसके अलावा और क्या लगा दिया? कॉम्पनसेशन सेस। ये क्या है? बहुत मजेदार टॉपिक है, सुनना 2 मिनट में मजा आएगा। ये पहले तो लगा किस पे है? ये लगा है पान मसाला, टोबैको, टोबैको प्रोडक्ट, कोल, लिग्नाइट, एरेटेड वाटर, हाई महंगा वाला मोटर कार, इन पे लगा दिया। सर ये है क्या? देखो एक बात समझो, जब वैट हटके जीएसटी आने का बात हुआ ना, तब एक दिक्कत हुआ। क्या दिक्कत? बहुत सारा स्टेट माना नहीं कि हम जीएसटी में नहीं आएंगे। क्यों नहीं माना? उनको लगा हम जीएसटी में आएंगे तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये लोग बोलते हैं हम तो मैक्सिमम माल बेच ही रहे हैं, हम खरीद क्या रहे हैं? ये उड़ीसा, बंगाल, इनसे हम तो चावल वावल खरीदते हैं, तो चावल पे तो वैसे भी जीएसटी नहीं है, खुला चावल पे। तो महाराष्ट्र बोला मेरा तो कलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि मेरा मैक्सिमम माल जा रहा है, आ नहीं रहा है। तो जिस स्टेट में जा रहा है वहां जीएसटी कलेक्शन होगा, मेरे को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। हम नहीं मानते जीएसटी को, हमारा वैट ही ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखा है तो मुश्किल हो रहा है, बहुत सारा स्टेट नहीं मान रहा है। तो सबको मनाने के लिए एक बात बोला, अच्छा ठीक है, तुम्हारा वैट सेल टैक्स से जो कलेक्शन आता है उसमें जितना का लॉस होगा उतना हम तुमको कॉम्पनसेट कर देंगे। तो स्टेट बोला अरे ग्रोथ भी तो एक चीज है। बोला कोई बात नहीं ना, अगर ये साल 3 लाख है, तुमको लगता है 5% 2% करके हर साल ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ ऐड करके जितना आना चाहिए, अगर उससे कम आया तो कॉम्पनसेट करके देंगे, हम अपनी जेब से देंगे। ये पहले 5 साल के लिए लगा था। जीएसटी कब आया था? 2017 में, तो 5 साल मतलब 2022 तक लगा था। फिर बीच में आ गया कोविड, तो इसको और 5 साल बढ़ा दिया, यानी अभी ये कहाँ तक है? 2027 तक। हर स्टेट को जितना लॉस हो रहा है जीएसटी के नाम पे, पुराना इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन और जीएसटी का कलेक्शन में जितना डिफरेंस आ रहा है वो उसको मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट बहुत चालू निकला, ये कॉम्पनसेशन अपनी जेब से नहीं भर रहा है, ये कॉम्पनसेशन तुमसे हमसे वसूल कर लिया, लेकिन सब प्रोडक्ट पे नहीं लगाया। ये जो ऐसे प्रोडक्ट है ना, पान मसाला, टोबैको, कोल, लिग्नाइट, एरेटेड वाटर, महंगा महंगा मोटर कार, इन पे लगा दिया, तुमसे ये कलेक्ट करके उसी से लॉसेस का भरपाई कर रहा है। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई पे लगेगा ऑलवेज। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। अगर वो आइटम को सप्लाई नहीं माने तो उस पर जीएसटी भी नहीं लगेगा। तो दो ही बात इंपॉर्टेंट है, गुड्स होना चाहिए तो गुड्स के डेफिनेशन में आना चाहिए, और सप्लाई के डेफिनेशन में आना चाहिए, तो ही जीएसटी लगेगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि गुड्स सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स पे जीएसटी लगता है। तो यहाँ सप्लाई और गुड्स दो वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा। सर रजिस्ट्रेशन लेने का अलग अलग क्राइटेरिया आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इनपुट लेना अलाउ किया गया, ये भी पता है हम लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सब। नहीं सर। नहीं सर सर। हम अपना एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच पे माल भेज रहे हैं, क्या उसको सप्लाई मान के जीएसटी लगाएंगे? नहीं। हाँ क्यों? बेटा, सप्लाई बोला है, सेल थोड़ी ना बोला। तो मेरा ही तो ब्रांच है ना। हो भले, गवर्नमेंट देगा, यहाँ पे चिटिंग हो रहा है बहुत बड़ा बड़ा। क्या कि लोग बोलते हैं पार्टी को नहीं, हम तो अपने ब्रांच को भेज रहे हैं, और उस बहाने माल ट्रांसफर कर देते हैं और पार्टी तक माल चला जा रहा है बिना जीएसटी के। इंडिया में लोग कब चिटिंग बाज थोड़ी ना। तो गवर्नमेंट बोला एक काम करो, सारे सप्लाई पे हम जीएसटी लगाते हैं, तुम भले ही ब्रांच को माल भेज रहे हो, हाँ वो ब्रांच दूसरा स्टेट जीएसटी नंबर पे अगर है तो सेम जीएसटी नंबर है तब नहीं। मतलब मेरा वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में एक ब्रांच है, उसका एक जीएसटी नंबर है, सेम जीएसटी नंबर पे एक और ब्रांच खोला हुआ है कलकत्ता में, तब नहीं। लेकिन अगर कलकत्ता में एक और ब्रांच है जिसका दूसरा जीएसटी नंबर ले रखा है तो यस, और दूसरा स्टेट अगर है तो ऑब्वियसली दूसरा जीएसटी नंबर होगा, क्योंकि हर स्टेट का एक जीएसटी नंबर होता है, हर स्टेट का एक जीएसटी नंबर होता है, हर स्टेट में तुमको अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो अब अगर बंगाल में मेरा एक ब्रांच है, महाराष्ट्र में एक ब्रांच है, 100% दो जीएसटी नंबर होगा? क्या सेम जीएसटी नंबर पे काम हो सकता है? नहीं ना।
नहीं हो सकता ना, वेस्ट बंगाल में एक ब्रांच है, महाराष्ट्र में एक ब्रांच है, नहीं सर। नहीं हो पाएगा। 2 जीएसटी नंबर है। अब अगर तुम वेस्ट बंगाल ब्रांच से महाराष्ट्र ब्रांच में माल भेज रहे हो, तुमको जीएसटी जमा करना पड़ेगा। अब चंद्रलेखा के मन में आ रहा है यार मेरा ही बिजनेस है, ये क्या जीएसटी लग गया, है ना? नहीं तो समझ आ रहा है, 2 जीएसटी नंबर है। वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। गवर्नमेंट बोला बेटा रुको, तुमसे हम जीएसटी नहीं लगा रहे हैं, चिंता मत करो, तुम जीएसटी जमा करो और वो वाला ब्रांच इनपुट क्लेम कर ले। तुम्हारा ओवरऑल बिजनेस में तो जीएसटी लगा ही नहीं ना। तुम कोलकाता ब्रांच तो उसको आउटपुट जीएसटी दिखा के जमा कर लो। और कौन सा ब्रांच में माल गया था? महाराष्ट्र ब्रांच, महाराष्ट्र ब्रांच उसको इनपुट क्लेम कर ले। अल्टीमेटली तुम्हारे कंपनी से तो 0 जीएसटी गया ना। हाँ। बट इस बहाने ट्रैकर लगा दिया। लोग ये नहीं कर पाएगा कि महाराष्ट्र में एक पार्टी को माल बेचना था, दिखाया मेरे ब्रांच को ट्रांसफर है, और फिर वो ब्रांच में माल भेज के पार्टी को दे दिया वहीं से वहीं, और जीएसटी बचा लिए। मतलब तुम चालू हो तो गवर्नमेंट वहां चालू है, जीएसटी लगाया भी नहीं और तुमको ट्रैकर में भी रख लिया। बात समझ में आया? हाँ। ये मजेदार पॉइंट, ठीक है ना? इसके अलावा यहाँ बोला अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट, इलेक्ट्रिसिटी, इन पे जीएसटी नहीं है। जीएसटी पूरे देश में एक ही रेट है, कोई भी स्टेट हो, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, रेट एक ही रहेगा। ये तो फालतू पॉइंट है, कुछ काम का नहीं है उतना। काम का बात कर ये था कि सेल्फ सप्लाई पे भी जीएसटी लगता है, ठीक है? हम विदाउट कंसिडरेशन भी जीएसटी लग जा रहा है ना। एक ब्रांच दूसरा ब्रांच से पैसा नहीं ले रहा है ना, बट फिर भी जीएसटी लग रहा है, ठीक बात? हाँ सर। तो कंसिडरेशन लेंगे तब तो जीएसटी लगेगा ही, बट विदाउट कंसिडरेशन भी यहाँ जीएसटी लग जा रहा है। अच्छा, कंपनसेशन सेस का रूल हम बता दिया था ऊपर आपको कि ये क्यों आया, कब आया, ये फालतू ज्ञान है, यहाँ पे दोबारा रिपीट किए। ये पहले 5 साल के लिए लगाया था, बट इसको अब और एक्सटेंड कर दिया है। ये किन किन पे लगेगा ये रहा, तुमको लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, पान मसाला, टोबैको, सिगरेट, कोल, लिग्नाइट, एरेटेड वाटर, मोटर कार, मोटर लग्जरी मोटर कार है यहाँ पे, सारा मोटर कार नहीं है, डोंट वरी सर। अगर विद इन द स्टेट है तो वही सीएस लगेगा, या विद इन द यूटी है तो सी और यूटी लगेगा, नहीं तो दूसरा स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा, उसके ऊपर कैलकुलेट होगा कॉम्पनसेशन सेस। अब हमको एक बात बताओ, ये सेस जीएसटी के अमाउंट पे कैलकुलेट होगा कि गुड्स के अमाउंट पे? मान लो मेरा 1 लाख का गुड्स है, उस पर मान लो 18% जीएसटी है तो 18,000, तो 1,18,000 हो गया। अब ये जो कॉम्पनसेशन सेस लगेगा वो किस पे लगेगा? 18,000 पे कि 1 लाख पे? ये काम का बात है, बोलो बोलो बोलो। सर एक बार वापस बोलेंगे? हम 1 लाख का माल बेचे आपको अंकिता, उस पर 18,000, 18% जीएसटी है तो 18,000 जीएसटी लग जाएगा। 1,18,000 गुड्स का दाम हो गया। अब बताओ ये जो कॉम्पनसेशन सेस कैलकुलेट होगा, अगर मेरा प्रोडक्ट है पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, मोटर स्पिरिट, कोल, लिग्नाइट, मोटर कार, सॉरी मोटर स्पिरिट नहीं, मोटर कार, तो इन पे लगेगा ना सेस। हाँ सर। तो बताओ ये 1 लाख पे सेस कैलकुलेट होगा कि 18,000 पे कैलकुलेट होगा कि 1,18,000 पे कैलकुलेट होगा? सर 1 लाख पे कैलकुलेट होगा, Very good. क्योंकि टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो सकता। हाँ, और ये सेस नहीं, एक बात ध्यान रखना बेटा, सेस हमेशा ही टैक्स पे लगता है। आप एडीटी में पढ़े हो, इनकम टैक्स जो कैलकुलेट होता है उस पे सेस लगता है ना। हाँ, हम इसलिए बोलने जा रहे थे 1,18,000 पे लगेगा। नहीं, ये 1 लाख पे लगेगा, यहाँ यही बात सीखना था। अब राइट हो अंकिता, बट आपका लॉजिक गलत हुआ कि टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता। सेस तो हमेशा टैक्स ऑन टैक्स ही है ना? हाँ सर। सेस इज ऑलवेज अ टैक्स ऑन टैक्स, बट यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यही बात अपने को अलग से हाँ सर वही, क्योंकि जीएसटी में ये रूल है ना। लिखा भी है, सेस शैल बी कंप्यूटेड इन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। हम जितना वैल्यू का सप्लाई कर रहे हैं उस पे लगेगा सेस, तो 1 लाख पे लगेगा, ठीक है? यही सब छोटा छोटा ब्लंडर होने का उम्मीद रहता है, इसीलिए बात कर रहे हैं इन पे इतना। पॉइंट क्लियर है?
हाँ सर। सर सेस का रेट कितना है? यहाँ कहीं पे दिया नहीं है। सेस का रेट 10% होता है, बट सेस का रेट कहाँ दिया? सेस का रेट दिया है कहीं पे, देखो तो। सर 14% ग्रोथ रेट के हिसाब से दिया हुआ है, वो लेकिन तो एग्जाम्पल दिया है बेटा कि कोई हाँ बिजनेस, कोई देश स्टेट है, मान लो वो बोलता है मेरा इस साल 1 लाख का वैट कलेक्शन हुआ, तो अगला साल मेरा 14% करके ग्रोथ होगा, हाँ सर। तो मेरा 1,14,000 अगले साल वैट आता, बट जीएसटी से मेरे को 90,000 ही आया, तो मेरे को लॉस कितने का हो गया एज ए स्टेट? 24,000 का। 24। हाँ, ये 1 लाख से 90 मत गिनो ना, 1,14,000 से 90 गिनो, हाँ ये बताना चाह। ये तो ठीक है। सेस का रेट कहाँ दिया? सेस का तो रेट फिक्स है ना, नीचे कहीं दिया है क्या? एक तो ये पीडीएफ का पंगा बड़ा अजीब हो रहा है। क्या इंस्टीट्यूट का मैथ से पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, आधा पेज है देखो ब्लैंक। अगर एक स्पेशल जोन से दूसरे स्पेशल जोन में माल जा रहा है तो क्या लगेगा? सर जीएसटी लगेगा ही नहीं, क्योंकि वही एग्जेम्प्टेड होता है। लेकिन अगर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन से नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जा रहा है तो लगेगा, क्या लगेगा? आईजीएसटी। सिमिलरली उल्टा, नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में माल आ रहा है तो भी लगेगा, क्या लगेगा? आईजीएसटी। ठीक है, यही ज्ञान यहाँ दिया, तो ये भी पार्ट पढ़ने लायक कुछ नहीं है, ये वाला लिस्ट में। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये शायद आगे डिटेल में आएगा, तो यहाँ फालतू टाइम पास नहीं करते। नहीं, सप्लाई का डेफिनेशन दिया है यहाँ पे पूरा। तो आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सप्लाई पे जीएसटी लगेगा ना, दो रूल बोला था हम जीएसटी बोलते वक्त। कब लगेगा जीएसटी एग्जैक्टली? अगर वो गुड्स एंड सर्विस है एंड सप्लाई हुआ है, यही काम का बात बोला। ये बात कॉमन सेंस में गया। मतलब अगर वो गुड्स या सर्विस नहीं है तो भले ही सप्लाई हो, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर वो गुड्स एंड सर्विस है लेकिन सप्लाई नहीं मानते हैं तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो कब सप्लाई माना? सप्लाई का डेफिनेशन क्या लिखा? सप्लाई का बेसिक मीनिंग क्या है? ये रहा सप्लाई का बेसिक मीनिंग, सेक्शन 7(1). सेक्शन नंबर याद करना। सप्लाई का सेक्शन कौन सा है? 7। तो 7(1), 7(1)(a), 7(2) और 7(3). 7(3) फालतू टाइम पास है, लेकिन 7(1), 1(a) और 2, ये तीन एकदम नंबर याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, तो देखो क्या क्या चीज को सप्लाई माना। बोला एनी काइंड ऑफ सेल, एक्सचेंज और ट्रांसफर गुड्स का या सर्विस का। हम बेच रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, बदले में ले रहा है, एक गुड्स आपको दे रहा है, एक गुड्स आपसे ले रहा है, या आपको गुड्स दे रहा है बदले में सर्विस ले रहा है, उसको भी सप्लाई माना। और ट्रांसफर कर रहा है, वही एक ब्रांच टू दूसरा ब्रांच, तो भी सप्लाई माना। सर्विस फॉरेन से ले रहे हैं, फॉरेन से, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोला है, नॉर्मल सर्विस नहीं। नॉर्मल सर्विस तो यहाँ बोल ही दिया है ना, सेल, एक्सचेंज और ट्रांसफर में। यहाँ गुड्स और सर्विस दोनों का बात हो गया। तो नॉर्मल अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो उसको भी सप्लाई माना है, और कुछ कुछ केस में सप्लाई नहीं है फिर भी डीम्ड सप्लाई माना है। तो सेक्शन 7(1) में 3 बात बोला है। अगर तुम सेल, एक्सचेंज या ट्रांसफर करते हो गुड्स एंड सर्विस का फॉर कंसिडरेशन एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, 2 काम का बात बोला है। तुम क्या कर रहे हो? सेल, एक्सचेंज और ट्रांसफर, बदले में क्या ले रहे हो? कुछ कंसिडरेशन। और क्यों कर रहे हो? बिजनेस के लिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए।
3 बात बोला, अगर ये तीनों क्राइटेरिया मीट हो रहा है, सेल एक्सचेंज या ट्रांसफर है, कंसिडरेशन है, और ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है, इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज सप्लाई। क्लियर है बात? हाँ सर। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है फॉर कंसिडरेशन, तो चाहे वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो या नहीं हो, उसको भी क्या माना? सप्लाई। और डीम्ड सप्लाई बोला, चाहे वहां कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी मान लेंगे सप्लाई। तो एक केस में 2 पॉइंट था, कंसिडरेशन भी है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है। एक में बोला कंसिडरेशन है चाहे वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, और एक में बोला कंसिडरेशन भी नहीं है तो भी सप्लाई मान लेंगे। पहले ये बात क्लियर है? 713 बात कर रहे हैं सर ये डीम्ड सप्लाई आ कैसे रहे मानेंगे? हैं अभी पढ़ाए नहीं है, अभी केवल हेडिंग बोले हैं, तीनों पढ़ाना है, यही आज का लास्ट टॉपिक है, तीनों पढ़ाना है। तो देखो यहाँ पे पहले सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, हम किसी को लाइसेंस या परमिट दे रहे हैं, रेंटल बेसिस पे दे रहे हैं, चाहे लीज बेसिस पे दे रहे हैं, चाहे डिस्पोज करने के लिए दे रहे हैं, ये मेरा मशीन को कूड़ा में फेंक दो, उसके लिए हम किसी को दे रहे हैं, तो भी अगर कंसिडरेशन है और ये बिजनेस के लिए है तो ये ऑलवेज सप्लाई माना गया। बात क्लियर? हाँ सर। और कंसिडरेशन का मतलब वो कैश हो, डेफर्ड पेमेंट हो, कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन हो, कुछ भी हो, सब कुछ कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन मतलब सिर्फ मनी नहीं है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर है तो चाहे वो कंसिडरेशन है या नहीं है, उसको अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है तो उसको सप्लाई माना। और कुछ केस में अगर विदाउट कंसिडरेशन भी है, शेड्यूल 1 में उसका लिस्ट दिया हुआ है, उन कैटेगरीज में अगर विदाउट कंसिडरेशन भी है फिर भी वो सप्लाई मान लिया जाएगा। यहीं पर आता है बेटा वो ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर। होल्डिंग सब्सिडियरी को दे रहा है, सब्सिडियरी होल्डिंग को दे रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहे हैं 50,000 के ऊपर का, 50,000 के नीचे का नहीं। पढ़ेंगे अभी डिटेल में आएगा। आप एग्जाम्पल पूछना चाहते हैं, हम आपको एग्जाम्पल दिया अंकिता, ठीक है? हाँ सर। तो देखो पहले यहाँ पे समझाया, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आर बोथ फॉर कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर ये दोनों क्राइटेरिया है तो सब कुछ सप्लाई है, मनी को छोड़ के। ऑब्वियस बात है, मनी सप्लाई नहीं है ना, मनी तो गुड्स ही नहीं है ना। हाँ, हम क्या बोला था, गुड्स और सप्लाई दोनों मीट हो जाए तभी जीएसटी लगता है। तो मनी को तो गुड्स के डेफिनेशन में नहीं रखा, मनी शेयर्स इनको तो आगे पढ़ेंगे, ये गुड्स ही नहीं है तो इनको कवर नहीं करेंगे। ठीक बात? अब यहाँ पे एक एक का मतलब है, सेल का मतलब जानते हो, ट्रांसफर का मतलब जानते हो, बार्टर का मतलब जानते हो, एक्सचेंज का मतलब जानते हो, लाइसेंस देने का मतलब जानते हो, किसी को परमिट दे रहे हैं आप कोई काम करने का, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, यानी हम कोई प्रॉपर्टी से रिड ले, मतलब गेटिंग रिड, हम उसको थ्रोन अवे करने के लिए भी पैसा दे रहे हैं। याद है वो मैगी में लीड्स आया था, एक मैगी में बहुत झमेला आया था एक टाइम। हाँ सर। मैगी पे अचानक बैन लगने का बात आ गया था, बहुत कुछ आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि उसमें कोई एक केमिकल या कोई लीड था जो एक जितना होना चाहिए उससे ज्यादा था। तो मैगी क्या किया फिर, वो पूरा प्रोडक्ट मार्केट से उठवाया, उस बैच का पूरा क्वांटिटी, और उसको रेगिस्तान में ले जाके दफना दिया, मिट्टी में पूरा पीस के खत्म कर दिया। ये काम खुद किया नहीं, ये कंपनी को दिया कि मार्केट से मेरा पूरा प्रोडक्ट उठवाओ और ये लो उसके लिए इतना करोड़ रुपया, और जाके पूरा उसको डिस्पोज कर दो। तो इसके लिए मैगी पैसा दिया ना ये काम करवाने का। हाँ। तो ये भी सप्लाई के केस में आ गया, मतलब उस पर भी जीएसटी लग गया था, ये डिस्पोजल में। ठीक है? हाँ सर। और सप्लाई कंसिडरेशन का मतलब वही बताया, क्विड प्रो क्यो। कंसिडरेशन मनी भी हो सकता है और कोई भी और चीज भी कंसिडरेशन मान लेंगे। गवर्नमेंट भी दे रहा है ना तो भी इंक्लूड है।
हाँ, तुमको सब्सिडी जो मिल रहा है वो माइनस कर लेना। ऑब्वियस बात है बेटा, अगर हम एक आइटम बेचा 20 रुपए में और हमको उस पर गवर्नमेंट 2 रुपये सब्सिडी दे दिया, हम 20 में बेचता बट गवर्नमेंट 2 रुपये सब्सिडी है, इसलिए हम कितना में बेचा 18। गवर्नमेंट हमको बोला इसको पब्लिक को सस्ता में बेचो, हम तुमको सब्सिडी देते हैं, तो मेरा सप्लाई वैल्यू कितना माना जाएगा 20 रुपया, 18 रुपया। ठीक है। हाँ सर। हाँ, यहाँ पे एक बात बोला था, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्स फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय वेदर ऑफ रिसिपिएंट में एनी अदर पर्सन शैल नॉट इंक्लूड। गवर्नमेंट को छोड़ के तुमको कोई और सब्सिडी दे रहा है वो मत इंक्लूड कर लेना। सिर्फ किसका सब्सिडी माइनस करके बोला गया है? गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रहा है, कोई और सब्सिडी दे रहा है वो माइनस मत करना। मान ले एक एनजीओ बोला ये प्रोडक्ट तुमको हम 5 रुपया देंगे एक्स्ट्रा, तुम पब्लिक को 15 में बेचो 20 की जगह, तो जीएसटी तो 20 पे लगेगा। मेरा बात समझ में आया? दोनों एग्जांपल। हाँ सर। चंद्रलेखा, अनुश्री, अंकिता, दोनों को ये बात क्लियर है? हाँ सर। अगर गवर्नमेंट हाँ सब्सिडी देगा वो माइनस कर लो, लेकिन गवर्नमेंट को छोड़ के कोई और सब्सिडी देगा उसको माइनस मत करो, उस पर जीएसटी लगे। ठीक बात? यहाँ पर हाँ एक बात और बोला, यहाँ 2 कंडीशन था ना कि कंसिडरेशन भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए कंसिडरेशन के अलावा सप्लाई मानने के लिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ गुड्स का मतलब भी बताया, गुड्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन अदर देन एक्सेप्शन क्या रखा? मनी और सिक्योरिटीज। लेकिन क्या क्या को इंक्लूड किया? एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप, एनी ग्रास और थिंग अटैच्ड टू द लैंड, जिसके लिए हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं कि उसको काट के जमीन से बेचेंगे। तो 2 एक्सेप्शन, 3 इंक्लूजन। गुड्स का डेफिनेशन याद करो, गुड्स किसको बोलते हैं? एनी मूवेबल आइटम, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। पहले क्या बोलोगे डेफिनेशन में? गुड्स किसको बोलते हैं? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या क्या इंक्लूड नहीं है? 2 आइटम, मनी एंड सिक्योरिटी। मनी एंड शेयर सिक्योरिटीज का बात कर रहे हैं। मतलब सर शेयर्स पे जीएसटी नहीं लगेगा और पैसा ट्रांसफर करने पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। हम तुमको पैसा दिए, ये भी तो एक सप्लाई है ना बेटा। हाँ। तो इस पे भी फिर जीएसटी लग जाता, लेकिन इसको गुड्स के डेफिनेशन से बाहर कर दिया। तो जो गुड्स ही नहीं है तो उसके सप्लाई पे कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि बार बार पढ़ रहे हैं जीएसटी होने के लिए 2 क्राइटेरिया है, वो गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए एंड सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, दोनों होगा तो ही लगेगा, नहीं तो नहीं। बात क्लियर है? हाँ सर। क्या 3 चीज इंक्लूड नहीं है? एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स और एनी ग्रास और थिंग्स अटैच टू द लैंड, जिसको बाद में काट के बेचने का बात हो रहा है। एक्शनेबल क्लेम का मतलब, एक्शनेबल क्लेम में क्या नहीं आएगा वो भी बता दिया। सर ये एक्शनेबल क्लेम होता क्या? 2 मिनट में बता रहे हैं, बट क्या एक्शनेबल क्लेम नहीं है वो जान लो। लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग एक्शनेबल क्लेम नहीं है, लेकिन उसको सप्लाई भी नहीं माना गया। नहीं सॉरी, उसको सप्लाई माना, उस पर जीएसटी लगेगा। तो ये एक्शनेबल क्लेम होता क्या है? ऐसा कोई भी क्लेम जो एक्शन लेने पे मिलेगा। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखे हो तो तुमको नुकसान होगा तो तुम इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करोगे, तुमको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। ठीक है। हाँ। अच्छा, सर्विस क्या होता है? सेम डेफिनेशन बोल गया। मनी और सिक्योरिटीज छोड़ के हम तुमको कोई भी हेल्प कर रहा है वो सर्विस है। लेकिन अब यहां बहुत मजेदार एक बात बोला। अच्छा एक बात बोलो, चलो आप लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं, केस लॉ है, मनी गुड्स है क्या? नहीं सर। तो मनी पे जीएसटी लगेगा क्या? नहीं। तो डॉलर दें आपको हम, क्या वो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा? सर अदर करेंसीज पे लगेगा। वेरी गुड सर। इंडिया में डॉलर मनी नहीं है, इंडिया में डॉलर, पाउंड, यूरो, येन मनी नहीं है, तो उनको खरीदेंगे बेचेंगे तो जीएसटी लगेगा।
क्योंकि इंडिया में मनी किसको बोलेंगे? लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी क्या होता है इकोनॉमिक्स में? सर जो लेन देन में काम आए। क्या इंडिया में तुम डॉलर देके सामान ले सकते हो नॉर्मल बाजार में जाके? नहीं सर। नहीं। तो यानी डॉलर इंडियन डेफिनेशन में मनी नहीं है। तो अगर आप डॉलर लेते हो, रुपया देते हो, तो वहां डॉलर खरीदने पे जीएसटी लग जाएगा। बात क्लियर है चंद्रलेखा? हाँ सर। ठीक है, ये वाला पॉइंट था। ये वाला डेफिनेशन फालतू है। टैक्स जीएसटी में पर्सन किसको माना? सर इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एनी एओपी, बीओआई, कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी सोसाइटी, कोई ट्रस्ट, कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। वही इनकम टैक्स वाला डेफिनेशन, बट एक्स्ट्रा क्या आ गया इसमें? गवर्नमेंट भी आ गया। बाकी तो सब वही है। ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे एक और फालतू डेफिनेशन डाल दिया, इसीलिए तुम्हारा बुक कॉम्प्लिकेट करता है चीजों को। सप्लाई का डेफिनेशन चलाते चलाते बीच में पर्सन का डेफिनेशन भी डाल दिया, बीच में ही गुड्स का डेफिनेशन डाल दिया, और बीच में बिजनेस का भी डेफिनेशन डाल दिया। सब बिजनेस होता है एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर और एनी टाइप ऑफ सिमिलर एक्टिविटी, सब बिजनेस है, चाहे वो प्रॉफिट के लिए हो या नहीं हो। टैक्स डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है बेटा तुम प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हो कि नहीं। एनजीओ और गुड्स बेच रहे हो, एनजीओ तो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करता ना नॉर्मली। हाँ सर। लेकिन उसको जीएसटी लगेगा क्योंकि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस पे है, प्रॉफिट पे थोड़ी ना। अच्छा, बचपन से एक बात पढ़ते आए हो कि बिजनेस क्या होता है? जो फ्रिक्वेंटली हो तब, रिकरिंग नेचर, बार 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 बार। टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है भाड़ में जाए बार बार। वॉल्यूम में हो रहा है नहीं हो रहा है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरे को क्या करना है? रेगुलरिटी है या नहीं, हमको क्या करना है? मेरे लिए सब बिजनेस है। तुम बेचो ना, एक बार, दो बार, तीन बार भी बेचो, बिजनेस खोल के जीएसटी में रजिस्टर करके भैया जीएसटी भर देना। ठीक है, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो या रेवेन्यू गुड्स, मतलब मशीन खरीदे या रॉ मटेरियल, दोनों पे जीएसटी लगेगा। हाँ लगेगा, क्योंकि गुड्स बोलता है मूवेबल आइटम, तो मशीन भी तो मूवेबल है। बात क्लियर? हाँ सर। सर क्लब वगैरह लोग ना आजकल बहुत चालूगिरी करता है, बोलता हम बेच थोड़ी नहीं रहे, मेंबर को सर्विस दे रहे हैं। हम बोला बेटा हम भी उसको बेचना ही मानते। जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता है तुम मेंबर को क्या दे रहे हैं, हम क्या करें? जीएसटी तो हम लगाएंगे सब पे लगा दिया। हम किसी को अपना प्रेमाइसेस यूज करने दे रहे हैं, उस पर भी जीएसटी लगा दिया, वो भी तो एक सर्विस ही है। हम तुमको भाड़ा पे प्रॉपर्टी देते हो, कमर्शियल पर्पज है मेरा ये, उस पर भी जीएसटी लगा दिया। नॉर्मल रेसिडेंशियल देते हैं तब नहीं। तो ये सब डेफिनेशन में डाला जो फालतू कंफ्यूज करने के लिए डाला। अच्छा, अब यहाँ पे एक मस्त है, अगला क्राइटेरिया क्या है? 3 बात था ना बेटा, गुड्स एंड सर्विस बेच रहे हैं फॉर कंसिडरेशन एंड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये पढ़ लिए। अब पढ़ रहे हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस दे रहे हैं, भले ही फॉर कंसिडरेशन है, लेकिन भले ही बिजनेस के फर्दरेंस के लिए हो या नहीं हो। हम इंडिया से बाहर से कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, सब पे चाहे सर बिजनेस के लिए चाहे नॉर्मल है, अगर पैसा दे के ले रहे हैं तो जीएसटी लगेगा। बात समझ में आया? 2 एग्जांपल देते हैं। मेरी बेटी गई फॉरेन, इंटीरियर डेकोरेटर बन गई वहां पे, ठीक है। मेरी बेटी हमको वहां से सर्विस दी मेरा घर का रिनोवेशन के लिए। मेरी बेटी इंटीरियर डेकोरेटर है, प्रोफेशनल एकदम। वो वहां से हमको सर्विस दे रही है मेरा घर का रिनोवेशन के लिए। क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है? नहीं सर। है तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो है ही। हाँ हाँ, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है लेकिन टैक्स नहीं लगेगा। ये फॉर कंसिडरेशन है? नो। नहीं। तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? नहीं। नहीं। तो जीएसटी नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल को और बदले। एग्जाम्पल और बदलते हैं। मेरी बेटी गई फॉरेन, इंटीरियर डेकोरेटर बन गई,
मेरा घर का रिनोवेशन के लिए सर्विस दे रही है लेकिन पैसा ले रही है, हम उसको मनी ट्रांसफर किए फॉर कंसिडरेशन, क्या जीएसटी लगेगा? हाँ घर का सर, इंटीरियर कभी भी डेकोरेशन है, घर का, लेकिन पैसा लिए। सर कहीं का भी हो, हाँ कंसिडरेशन तो कंसिडरेशन है। है तो है सर जी। चलो अब पलट देते हैं। मेरी बेटी इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विस दी, फ्री में दी, लेकिन मेरे घर के लिए नहीं, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। वो भी सर लगेगा, सर नहीं हाँ लगेगा। लगेगा, क्योंकि सर यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है तो क्या हुआ, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आ गया। हाँ। यही बेटा आप जो पूछे थे ना, वो तीसरा क्या है? यही है वो तीसरा, जो शेड्यूल अच्छा 1 वो में लिखा थर्ड है। वाला। अच्छा हाँ कि थर्ड जहाँ वाला। कंसिडरेशन नहीं भी हो, बट अगर वो बिजनेस के लिए है तो जीएसटी लगा देंगे। तो जहां दोनों कंसिडरेशन भी है, फर्दरेंस बिजनेस भी, सर जीएसटी तो आना ही है, वहां तो किंतु परंतु बात ही मत कीजिए आप। कोई एक भी हो तो भी, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो कोई एक भी हो तो भी लगा देंगे। कंसिडरेशन है, फर्दरेंस नहीं है तो भी, कंसिडरेशन नहीं है, फर्दरेंस है तो भी। ये बात क्लियर है? हाँ सर। ये हम किसके लिए बोल रहे हैं? इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए ना। अब आज के लिए लास्ट पॉइंट, सर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए नहीं किए, नॉर्मल इंडिया टू इंडिया है। अब अगर कंसिडरेशन भी नहीं ले रहे हैं, बट ये बिजनेस पर्पस के लिए है, तो फिर इस पे जीएसटी लगेगा। अगर हम कोई एसेट डिस्पोज कर रहे हैं परमानेंट, जिस पे हम इनपुट क्लेम किया था, भले ही आप बेचे नहीं है, लेकिन बिजनेस के लिए वो मशीन यूज हो रहा था ना, जीएसटी लगेगा। बात समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ लेकिन अगर सर आप आईटीसी नहीं लिए तो, मतलब जब मशीन कहते उस पर इनपुट क्लेम ही नहीं किए, तो उसको बेचोगे तो उस पर आउटपुट पे भी जीएसटी नहीं लगाएंगे। ठीक है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन, वही हो गया तुम्हारा ब्रांच को, भले ही तुम पैसा नहीं ले रहे हो, बट जिसको माल भेज रहे हो वो रिलेटेड या डिस्टिंक्ट है, मतलब तुम्हारा ब्रांच, तुम्हारा होल्डिंग सब्सिडियरी। लेकिन अगर वो दूसरा जीएसटी नंबर है तो लगेगा, सेम जीएसटी नंबर पे रजिस्टर्ड है तो नहीं लगेगा। ठीक बात? हाँ सर। क्या हम एक स्टेट में दो जीएसटी नंबर लेके काम कर सकते हैं, दो अलग अलग बिजनेस पे? हाँ सर। हाँ कर सकते हैं। क्या हम एक स्टेट के अंदर एक ही जीएसटी नंबर पे दो बिजनेस चला सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो अगर सेम जीएसटी नंबर है तो एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच, एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस भेज रहा है, नहीं लगेगा। अगर जीएसटी नंबर बदल रहा है तो लगेगा। सर दूसरा स्टेट में भेज रहे हैं तो सर ऑब्वियसली दूसरा जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा, वहाँ चॉइस नहीं है आपके पास सेम जीएसटी नंबर पे काम करने का, तब तो फिर लगेगा ही। बात क्लियर है? यस सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है 50,000 से ऊपर का गिफ्ट, क्या ये लोग रिलेटेड पर्सन हुए? हाँ हुए ना ओ एम्प्लॉय भाई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड नहीं हुए? हाँ हुए। हुए हुए हुए, तो वहाँ जीएसटी लगेगा अगर 50,000 से ऊपर का गिफ्ट है तो, भले ही कंसिडरेशन नहीं है। अरे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहे, गिफ्ट गिफ्ट, क्या बदले में कुछ पैसा लेगा क्या? नहीं ना, फिर भी जीएसटी तो लगेगा अगर 50,000 से ऊपर का है तो। और ये देखो रिलेटेड पर्सन का पूरा मतलब बताया, कोई भी ऑफिसर डायरेक्टर, कोई मेरा पार्टनर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता, कोई मेरा बिजनेस पे 25% से ज्यादा का वोटिंग पावर होल्ड करता है, हम लोग दोनों मिलके किसी एक बिजनेस को कंट्रोल करते हैं तो भी हम लोग रिलेटेड हो गए। कोई तीसरा पर्सन हम लोगों को कंट्रोल करता है दोनों को ही, तो भी रिलेटेड हो गया। और कौन रिलेटेड हो गया? स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर एंड सिस्टर, चाहे वो मेरे पे, अगर वो मेरे पे होली या पार्टली डिपेंडेंट है। समझ में आया? ये हुआ रिलेटेड पर्सन। यहाँ दो वर्ड यूज किया था ना बेटा, एक क्या बोला रिलेटेड पर्सन, और दूसरा क्या बोला? कहाँ गया वो लाइन? ये रहा।
एक तो बोला रिलेटेड पर्सन, दूसरा वर्ड क्या बोला, डिस्टिंक्ट पर्सन। वही ब्रांच और डिपार्टमेंट का मतलब हो गया डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, दो अलग अलग जीएसटी नंबर है लेकिन बिजनेस एक ही है, मालिक एक ही है, तो वो हो गया डिस्टिंक्ट एंटिटी। बात क्लियर? हाँ इसके सर। अलावा देखो और कौन हो गए सर, प्रिंसिपल एजेंट को माल भेज रहा है या एजेंट प्रिंसिपल को माल भेज रहा है, सर वहां पे भी क्या लगाएंगे? सर टेंशन मत लो, जीएसटी लगा दो। अब जो पार्टी के पास माल गया वो तो कहीं बेचेगा ना, गवर्नमेंट बोलता है वो इनपुट क्लेम कर लेगा। देखो ये सारा ही केस में बेटा गवर्नमेंट तुमको जीएसटी में फंसाना नहीं चाहते, बट क्योंकि चोरी चकारी बहुत हो रहा था तो गवर्नमेंट बोला एक बार भर दो, बाद में इनपुट क्लेम कर लो दूसरा वाला में, तो अल्टीमेटली तुम्हारा जीरो जीएसटी हो जा रहा है, लेकिन हम ट्रैकर में रखना चाहते हैं। ठीक बात? हाँ सर। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन टू आउटसाइड इंडिया, वही फॉरेन का मेरा ब्रांच है, फॉरेन का मेरा हेड ऑफिस है, वहां से भी आएगा तो भी लग जाएगा। यही बात यहाँ पे आपको पूरा चार्ट बना के समझाया। ठीक है, हम यहाँ रोक रहे हैं क्योंकि ये वाला टॉपिक में ये वाला बता सकते हैं, इजी है। एक बहुत मजेदार बात है, बाई वन गेट वन फ्री ऑफर मिलता है बाजार में। हमको बोला 130 रुपए का शैम्पू का बॉटल है, एक लो एक और 130 का शैम्पू का बॉटल फ्री, या 70 रुपए का एक छोटा वाला शैम्पू का बॉटल फ्री। ये ऑफर चलते हैं मार्केट में। हाँ। बेटा जी मेरे को एक बात हाँ बोलो, बिल कितना का बनेगा? 130 का ही ना, बिल तो 130 का ही बनेगा ना बेटा, हाँ। पर वहां दिखाएगा ना एक के साथ एक बॉटल निकला, हाँ। फ्री बॉटल भी गया। हाँ। अब मान लो 70 रुपए वाला फ्री बॉटल है, छोटा वाला बोतल फ्री दे रहे हैं, तो 130 प्लस 70 200, 200 पे लगे कि 130? आज का आखिरी पॉइंट है, यही रोक देंगे। 130 पे लगेगा। वेरी गुड, जितने का बिल बनेगा उसके लगेगा। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट है, सर वो 70 रुपए का बॉटल जो आप फ्री में दे दिए, उसका रॉ मटेरियल या उसको खरीद के लाने पे आप भी तो इनपुट जीएसटी देकर आए हैं। हाँ। देखो एक बोतल हम 130 में तुमको बेच रहे हैं, उस पर भी हम आईजीएसटी इनपुट जीएसटी देकर आए, हाँ। और एक बोतल हम तुमको फ्री दे रहे हैं उस पर भी हम इनपुट जीएसटी देकर आए। क्या दोनों का इनपुट क्लेम करने देगा डिपार्टमेंट, की एक का ही क्लेम करने देगा? 130 वाला का क्लेम करने देगा, 70 वाला का नहीं क्लेम करने देगा? तो एक ही का देगा? नहीं बेटा, दोनों का देगा, इनपुट तो लगाइए। अच्छा। और बोतल जा भी रहा है मेरा। ठीक बात? अच्छा। हाँ। ये बात यहाँ पे आपको पढ़ा है। अच्छा यहाँ पे एक बहुत मजेदार टॉपिक होगा, अब वो आगे आएगा डिटेल में, अभी ये फालतू यहाँ पे जबरदस्ती लोग घुसेड़ दिया, तुम्हारा बुक का बहुत प्रॉब्लम है, कंटेंट बनाने में ये लोगों को दिमाग ही नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ रोकेंगे। ये वाला पार्ट थोड़ा सा है ज्ञानबाजी का, मजा आएगा पढ़ के, फटाफट वाला है लेकिन है, ये निकल जाएगा अगले क्लास में ही। शेड्यूल 1, 2, 3 जो है थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ शेड्यूल 3 में भी बताया कौन कौन सा भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, मोटा मोटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जरा सा पार्ट है, इसको ख़त्म करते हुए हम लोग यूनिट 3 में आ जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, इसका वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है सर।